दोस्तों नमस्कार। आज की तारीख है 5 अक्टूबर और हम 3, 4 और 5 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि इन दिनों समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण समाचारों पर आधारित हैं। सबसे पहला समाचार है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स को लेकर के। यह पूछा जा सकता है आपसे कि यह कौन सी संस्था जारी करती है, तो इसे जारी करने वाली संस्था ओखला है। ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये अमेरिका के सिएटल में है। सिएटल यूएसए में है। भारत ने 5G लॉन्च किया, इस वजह से भारत में इंटरनेट की डाउनलोडिंग की स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। तो ये ओखला के कारण ओखला ने 5G के कारण भारत की रैंकिंग में सुधार की बात की है और इस समय भारत की रैंकिंग 47 है। पहले भारत की रैंकिंग 119 के आसपास थी। भारत ने इसमें 72 अंकों का सुधार किया है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हम अगले समाचार की ओर चलें तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट चर्चा में है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के लिए समाचारों में जो शब्द आता है ENDS करके आता है, इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। इसका मतलब यह है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगी, यह निकोटीन को आपके शरीर में पहुंचाएगी। तो ये कैसे शरीर में पहुंचाती है, तो यहाँ पर कोई आग जलने या धुआं स्मोक नहीं अंदर जाता है। इसमें जो है, यहाँ से एक चीज़ जान लीजिए, वनस्पति ग्लिसरीन होती है। क्या होती है? वनस्पति ग्लिसरीन होती है। इसके साथ साथ इसमें प्रोपलीन ग्लाइकोल का एक घोल होता है। प्रोपलीन ग्लाइकोल का एक घोल होता है। तो ये प्रोपलीन ग्लाइकोल और वनस्पति ग्लिसरीन मिल करके वाष्प बनाते हैं, जिसे कि व्यक्ति लेता है सिगरेट के माध्यम से। अमेरिका में बहुत सारे युवा इससे ग्रस्त हैं। भारत में इसके उपयोग पर इसलिए रोक लगाया गया कि ये जो वनस्पति ग्लिसरीन है, जो प्रोपलीन ग्लाइकोल का घोल बनता है, जिससे वाष्प बनता है, इसे WHO विषाक्त मानता है और यह भी कैंसर कारक है। और कहा जाता है कि इससे जो वास्तविक सिगरेट है उसकी भी लत बहुत तेज़ी से लग जाती है। तो 2019 वाले अधिनियम में इसके उत्पाद पर, आयात पर, निर्यात पर, परिवहन पर हर प्रकार से रोक लगा दी गई थी। तो लेकिन इसमें इस अधिनियम में 2019 वाले अधिनियम में व्यक्तिगत उपयोग का उल्लेख नहीं था। तो अभी इस समय फिर चर्चा में आया, इसके हर तरह के उपयोग आदि पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह से इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगले समाचार की ओर चलें तो हाल ही में तंजानिया एक देश है और यह कहाँ पर है? अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में है, केन्या के दक्षिण में है और ये इंडियन ओशियन के तट पर है। ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि यहाँ पर एक रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस रक्षा प्रदर्शनी में भारत के जो जनरल मनोज पांडे हैं, थल सेनाध्यक्ष हैं, ये वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो रक्षा प्रदर्शनी है, जिसे इंग्लिश में डिफेंस एक्सपो कहा जाता है, इस डिफेंस एक्सपो में भारत ने अपने स्वदेशी तकनीक से बनाए गए जो रक्षा उद्योग के सामान हैं उनको वहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो तंजानिया के मैपिंग के बारे में अगर देख लें तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो समझना यह है कि इसकी राजधानी दार एस सलाम है और इस दार एस सलाम में ही रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो तंजानिया की सीमा लगती है इधर केन्या और युगांडा से, इसके उत्तर में है। इसके दक्षिण में मोजाम्बिक है और दक्षिण पश्चिम में जाम्बिया है। इधर ठीक पश्चिम की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक झील मिलती है। इस झील का नाम है टंगनाइका झील। तंजानिया के पश्चिम में है टंगनाइका और यह झील जो है रिफ्ट घाटी में स्थित है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रिफ्ट वैली, तो रवांडा, युगांडा और ये टंगनाइका लेक से लगती हुई इसकी सीमा है। इसके उत्तर की तरफ विक्टोरिया लेक है। तो आप सबको यह विक्टोरिया लेक भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि विक्टोरिया लेक कहाँ पर है, विक्टोरिया लेक कहाँ पर है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि तंजानिया के पश्चिम दिशा में कौन सी झील है जो कि रिफ्ट घाटी में है, तो ये है टंगनाइका झील। यहाँ पर ये देखिए पेम्बा और जंजीबार दो द्वीप हैं, आइलैंड हैं। ये लौंग के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तो लौंग आइलैंड के नाम से इनको जाना जाता है। तो पेम्बा और जंजीबार किसके किसके द्वीप हैं? एक
पर्वतमाला यहाँ की बहुत चर्चा में रहती है। उस पर्वतमाला का नाम है किलिमंजारो। तो ये तंजानिया के बारे में कुछ फैक्ट थे। ये देखो, यहाँ से विक्टोरिया झील और टंगनाइका झील से निश्चित रूप से प्रश्न बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया लेक की सीमा मिलती है केन्या से, तंजानिया से और युगांडा से। किसे किसे? केन्या, तंजानिया, युगांडा। लेकिन जो टंगनाइका लेक है यह बुरुंडी से, तंजानिया से, जाम्बिया से और कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से इसकी सीमा मिलती है। तो ये आप सब ध्यान रखेंगे। अगले समाचार की ओर चलें तो जातिगत जनगणना हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, आप सब इसके बारे में जानते ही होंगे। तो यह कौन सा राज्य है जिसने जातिगत जनगणना करवाया? तो यह है बिहार। जिम्बाब्वे हाल ही में चर्चा में आया कि विमान हादसा। तो जिम्बाब्वे को लेकर के हम उसकी लोकेशन के बारे में मैपिंग सेक्शन में थोड़ा सा देखें तो क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जिम्बाब्वे एक तो स्थल रुद्ध देश है, इसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। इसके पूरब की तरफ मोजाम्बिक देश है। इसके हम दक्षिण की तरफ जाएं तो साउथ अफ्रीका है, और साउथ वेस्ट की तरफ जाएं तो बोत्सवाना है। इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ नामीबिया है। तो यहाँ से इन देशों से इसकी सीमा लगती है, और इधर नॉर्थ की तरफ जाम्बिया। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे दो अलग अलग देश हैं, इसे आप सब याद रखेंगे। यहाँ से एक नदी गुजरती है, इसके बारे में पूछा जाता है प्रश्न। उस नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। कौन सा नदी है? जाम्बेजी। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा से होकर के जाती है। इसी जाम्बेजी नदी पर लेक करीबा है, और करीबा नाम से बांध भी बनाया गया है। तो यहाँ से ये सब ध्यान में रखेंगे जिम्बाब्वे के बारे में। चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, इन सब के नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, तो ये चर्चा में है। और हम इन नोबेल पुरस्कारों के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो ये समझने की बात है कि चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो जिन दो लोगों को मिला है वह किस क्षेत्र के लिए मिला है। पहले तो नाम देख लेते हैं। तो कैटलिन कैरिको और दूसरे हैं ड्रू वीसमैन। तो कुछ भी शॉर्ट फॉर्म बना करके, ट्रिक बना करके आप याद कर सकते हैं। केडी नाम से याद कर लीजिए। के से कैटलिन, डी से ड्रू वीसमैन। इन दोनों लोगों को किसमें? चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। और इन्होंने ऐसा क्या काम किया चिकित्सा के क्षेत्र में मिला? तो इन्होंने काम किया मैसेंजर आरएनए पर, mRNA पर। इन्होंने देखा कि मनुष्य के शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ सेल होती हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया डेंड्राइटिक सेल। कौन सी सेल होती हैं? डेंड्राइटिक सेल या डेंड्राइटिक कोशिका। डेंड्राइटिक कोशिकाएं जो होती हैं यह मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ भी प्रश्न पूछे तो याद रहेगा। तो डेंड्राइटिक जो सेल होती हैं, इन्होंने देखा कि यहाँ पर इन्होंने एक काम किया कि जो mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, इस आरएनए के न्यूक्लियोसाइड बेस में इन्होंने कुछ संशोधन किया। क्या संशोधन किया? थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ, जो इसमें एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तथा यूरेसिल बेस होते हैं, इन बेस में बदलाव किया। तथा इसमें जो बदलाव करने के बाद यानी इसको क्या कहा जाता है, एक नया नाम दिया और कहा ये इन विट्रो ट्रांसक्रिप्टेड मैसेंजर आरएनए बन गया है। क्या बन गया है? कौन सा आरएनए बन गया है? इन विट्रो ट्रांसक्रिप्टेड, यानी बदलाव कर दिया, ट्रांसक्रिप्ट कर दिया, कुछ उसमें मैसेंजर mRNA कर दिया। तो अब ये सिंथेटिक हो गया। सिंथेटिक का मतलब कि अब ये लैब में विकसित आरएनए में कुछ बदलाव किया, यानी उसे लैब में बनाया और उसे मनुष्य के शरीर में भेजा। तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने यह पाया कि जो डेंड्राइटिक सेल होती हैं इसको पकड़ने में कामयाब हो जाती हैं। वे डेंड्राइटिक सेल जो होती हैं वे
इस mRNA को जो इन्होंने लैब में विकसित किया और मनुष्य के शरीर में भेजा, तो ये जो डेंड्राइटिक सेल हैं इसे बाह्य पदार्थ के रूप में पकड़ लेती हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी टीके बनाए जाएंगे तो ये डेंड्राइटिक सेल और ये मैसेंजर आरएनए का ये जो टेस्ट है ये उसमें काम आ सकता है। तो इन दो लोगों का नाम याद रखेंगे, कैटलिन कैरिको और ड्रू। तो केडी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिए कि इन्हें किसके लिए मिला, चिकित्सा के लिए मिला। आगे हम चलें तो भौतिकी के नोबेल पुरस्कारों की बात आगे करेंगे। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला। इसमें एक हैं ये पियरे एगोस्टिनी और दूसरे हैं फेरेंज क्रॉन्स और तीसरे हैं एनी हुलियर। तो एनी, फेरेंस और पियरे, ये तीनों ही ऊपर का नाम याद रखिए तो भी परीक्षा में याद रहेगा आपको, पियरे, फेरेंक और एनी। इन्होंने क्या काम किया भौतिकी के क्षेत्र में कि जो इलेक्ट्रॉन होती है वो बहुत कम समय में इलेक्ट्रॉन की गति को मापने का काम किया। तो उसे इन्होंने एक चीज़ जनरेट किया, एटो सेकेंड उसे कहा, एटो सेकेंड पल्स, एटो सेकेंड पल्स जनरेट किया। इसका मतलब यह है कि इन्होंने प्रकाश का एक ऐसा विस्फोट किया कि जो एटो सेकेंड तक चलता है। पहले क्या होता था कि फेम्टो सेकेंड, सबसे छोटी सेकेंड का भी फेम्टो सेकेंड जो होता है वो एक सेकेंड के 1 अरबवें हिस्से का 10 लाखवां हिस्सा होता है। तो इस 1 फेम्टो सेकेंड में पहले इलेक्ट्रॉन की गति मापी जाती थी कि कितनी तेज वो गति कर रहा है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने एटो सेकेंड में इलेक्ट्रॉन की गति मापा और पहले तो एटो सेकेंड पल्स जनरेट किया, यानी प्रकाश की एक किरण जो सबसे कम सेकेंड तक चलती हो, फेम्टो से भी कम एटो सेकेंड तक। तो इस एटो सेकेंड में यानी सब सेकेंड का अब तक का जो सबसे छोटा हिस्सा हो सकता है उस हिस्से में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गति का मापन किया। तो ये अप्लाइड फिजिक्स में इन तीनों लोगों को, पियरे को, फेरेंस को और एनी को, पहला नाम याद रखेंगे तो याद रहेगा, इन तीनों को क्या मिला, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए ये रोशन आरा क्लब चर्चा में है। ये चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि ये पहले ये प्रश्न तो बनाया गया, इसमें दिल्ली इसका उत्तर है कि कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में है। चर्चा में इसलिए है कि ये रोशन आरा जो थी इतिहास में जो शाहजहाँ थे उनकी सबसे छोटी बेटी थी, तो रोशन आरा के नाम पर दिल्ली में एक क्लब था। यह क्लब पुराना था लेकिन 1922 में इसे दिल्ली प्राधिकरण के अंतर्गत इसको जो है मान्यता मिली और क्रिकेट से, फिल्म से, इत्यादि चीज़ों से इसका संबंध रहा है रोशन आरा क्लब का। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये अभी तक लीज पे था तो इसका समय समाप्त हो गया है, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए कि 3 सालों में एक रिपोर्ट आई है कि 400 टाइगर्स की मौत हो गई है भारत में। तो ये जो यहाँ से हम रिवीजन के लिए देख सकते हैं कि NTCA क्या है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये 1972 में जो वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया, उसके तहत इसको स्थापित किया गया। यह जो बाघ है, जो अन्य इसके साथ साथ शिकारी प्रजातियां हैं, उन सब के संरक्षण का काम करती है। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्टर जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होते हैं, यानी वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ से ये देखा जाए तो क्या प्रश्न बन सकता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में। साथ ही पूछा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर से कैसे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट टाइगर को ये NTCA जो है ये कानूनी आधार प्रदान करता है, विभिन्न राज्यों के बीच, केंद्र के बीच बहुत ऐसी नीतियाँ, योजनाएं, रूपरेखा बनाने का काम करता है जिससे कि चीतों का संरक्षण हो सके।
तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखें क्रोम बुक क्या है, तो एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम करने वाला है गूगल। ये बहुत सस्ते दामों पर बच्चों के लिए यानी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए क्या बनाने वाला है, तो लैपटॉप बनाने वाला है, कंप्यूटर बनाने वाला है। तो गूगल भारत में HP कंपनी के साथ मिल करके ये बनाएगा। और ये कहाँ बना रहा है, तो ये बना रहा है चेन्नई में। तो ये क्रोम बुक पूछा जा सकता है क्या है, कौन बना रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास हाल ही में हुआ, चर्चा में है। यह सैन्य अभ्यास किस नाम से हुआ, तो यह हुआ संप्रीति नाम से। किस नाम से हुआ, संप्रीति। तो ये आप सब याद रखेंगे संप्रीति क्या है, तो संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ सैन्य अभ्यास है। इसका 11वां संस्करण था ये, और ये कहाँ चल रहा है, ये मेघालय के उमरोई में ये आयोजित किया गया। आगे देखें तो अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई, कहाँ लगाई गई, तो ये अमेरिका के मैरीलैंड में लगाई गई। इसे डिज़ाइन करने वाले कौन हैं, तो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार हैं। ये वही राम सुतार हैं जिन्होंने गुजरात में केवड़िया में सरदार पटेल जी की प्रतिमा को बनाया। तो प्रसिद्ध मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई राम सुतार जी के द्वारा। इस मूर्ति को क्या नाम दिया गया, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया। तो इसे आप लोग फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत 2023 है इस वर्ष 23-24 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया। तो देखिए जो विश्व बैंक है, जो IMF है, वर्ल्ड बैंक, IMF, भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब या जो इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का आता है, ये सब ग्रोथ रेट का अनुमान लगाते हैं। तो अलग अलग इसे ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये वनडे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर है 6.3%। हम आगे चलें तो आगे देखें कनाडा और भारत के बीच रिश्ते बहुत दिनों से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कारण चर्चा में है, विवाद में है। तो भारत ने कहा है कि कनाडा अपने देश के 41 राजनयिकों को वापस ले जाए। तो इस प्रश्न में क्या उत्तर होगा, कनाडा होगा। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार इस समय चर्चा में है। न्यूज क्लिक एक संस्था है। इस न्यूज क्लिक के जो संस्थापक हैं, समाचार इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म है, यूट्यूब पे इसका चैनल है, साथ ही अन्य प्लेटफार्मों पर इसके समाचार आते हैं। तो ये चर्चा में इसलिए आया, कहा गया कि ये जो न्यूज क्लिक है इसमें चीन से फंडिंग हुई है। हालांकि समाचार चैनलों को विदेशी फंडिंग से रोका नहीं गया है, लेकिन चीन से फंडिंग के साथ साथ कहा गया कि यह चीन का प्रचार और भारत विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है, ऐसा आरोप है। यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ। तो इस आरोप के तहत जो है, इस आरोप को लगाया गया, साथ ही इसके सभी पत्रकारों से लगभग पत्रकारों से पूछताछ की गई, उसमें से इसके संस्थापक को गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ से UAPA चर्चा में आया। तो हम UAPA क्या है इस पर चर्चा करेंगे। तो UAPA जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये निबंध में लिखने के लिए, मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानना। तो UAPA एक्ट्स क्या हैं इसे हम समझेंगे। तो जो UAPA है ये लाया गया था 1967 में, यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम को लेकर के एक अधिनियम लाया गया 1967 में। इसमें भारत की अखंडता, इसमें कोई भी ऐसा कार्य जो भारत की अखंडता, संप्रभुता तथा भारत की बाह्य सुरक्षा में जैसे सीमा पार से जो आतंकवाद होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवादी गतिविधियां हैं जिन्हें विदेशों से भी सह मिलती है, तथा कुछ आंतरिक जैसे आंतरिक सुरक्षा जिसमें नक्सलवाद, देश के अंदर ही जो नक्सलवाद है, तथा अनेक संगठित अपराध किए जाते हैं, जैसे ड्रग्स की
तस्करी, जैसे विदेशी हथियारों की तस्करी, जैसे मानव व्यापार, दुर्व्यापार। तो ऐसे संगठित अपराधों पर यह एक्ट लगाया जाता है, जिसके तहत कठोर से कठोर सज़ा का प्रावधान है। तो ये हमें समझ लेने की ज़रूरत है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसमें समय समय पर संशोधन किया गया। तो 2004 में, 2008 में और 2012 में इसमें संशोधन किया गया। इसमें इतनी सख्ती है कि जब पुलिस इसे गिरफ्तार करती है इसके तहत किसी भी व्यक्ति को, तो 180 दिन तक उसे अपने पास रख करके तब जा कर के चार्जशीट दाखिल कर सकती है। तो पूछताछ के लिए काफ़ी समय दिया गया इसमें पुलिस को। तो ये काफ़ी कठोर कानून है। यह एक ऐसा कानून है जो केंद्र की एजेंसी जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसे जांच का अधिकार देती है। वह संपत्तियों को जब्त भी कर सकती है, तथा यह जो राज्य की सरकारें हैं इस मामले में उनके पुलिसिंग के अधिकारों को भी कम कर देती है। तो NIA के अधिकार यहाँ पर बढ़ जाते हैं। यह कानून भारत के साथ साथ विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं वहाँ पर भी लागू होता है। तो ध्यान देना है कि इसका दायरा भारत तो है ही, भारत के साथ साथ यह विदेशों में भी लागू होता है। यह जो हमारे अनुच्छेद 19 में, संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस पर भी यह प्रतिबंध लगाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जो परीक्षाओं में इसका उल्लेख किया जा सकता है या सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो UAPA एक्ट आप सब याद रखेंगे। हम आगे चलें तो PM स्वनिधि योजना भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्या है PM स्वनिधि योजना। तो पहले इसका फुल फॉर्म हम देखें तो ये है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। क्या फुल फॉर्म है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, यानी जो गलियों में, सड़कों के किनारे जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो ठेले लगाते हैं, उन लोगों को सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध करवाने की योजना है, जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार आए, वो अपना छोटा मोटा व्यापार कर सकें। माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध करवाता है। ये कौन लोग हैं जो माइक्रो क्रेडिट यानी छोटे छोटे लोन उपलब्ध करवाएंगे? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जो सरकारी बैंक हैं वो उपलब्ध करवाएंगे, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं वो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो, ये सब मिल कर के जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत उन्हें सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। आगे चलें तो हम देखते हैं एशियन गेम इस समय चल रहे हैं। 19वें एशियन गेम है। कहाँ पर चल रहे हैं? तो हांगझाऊ में चल रहे हैं। तो हांगझाऊ कहाँ है? चीन में है। चीन में किस तरफ ये शहर है? तो चीन के पूर्व में है। तो यहाँ पर लगातार विभिन्न खेलों में भारत के खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं। तो कुछ खेलों और खिलाड़ियों को हम देखते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो वो कौन से खेल हैं, कौन से खिलाड़ी हैं, वो हम देखते हैं। तो एशियन गेम में ये जो प्रीति पवार हैं और ये नरेंद्र बेरवाल हैं, ये दोनों लोग किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखें कि ये दोनों, प्रीति पवार और नरेंद्र बेरवाल का संबंध जो है मुक्केबाजी से है। लवलीना भी मुक्केबाजी से हैं। तो ये सब कांस्य पदक लेकर के आए हैं। आगे पारुल चौधरी की बात करें तो इन्होंने 2 प्रतिस्पर्धाओं में पदक लेकर के आया। ये 5000 मीटर है। 5000 मीटर में ये मेरठ की रहने वाली हैं पारुल चौधरी, तो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये 5000 मीटर प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक लेकर के आई। अन्नू रानी जो जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है, ये जो है स्वर्ण पदक इनको जेवलिन में मिला है। भारत में पहला जल विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खुलने जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है। मालदीव और भारत के संबंधों की बात करें तो इस समय मालदीव में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, उसमें मुइज्जू जी राष्ट्रपति बने हैं। तो ये आप याद रखेंगे इन्हें, ये भारत
के खिलाफ इंडिया गो बैक का नारा वहाँ पर दिए। चूँकि मालदीव के भारत से बहुत पुराने संबंध रहे हैं, तो हम इस समाचार के बहाने भारत और मालदीव के संबंधों पर एक नज़र डालेंगे तथा साथ ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं मैपिंग सेक्शन से, वो भी हम देखेंगे। तो मालदीव की बात करें तो मालदीव भी भारत की ही तरह ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, जिसे 65 के आसपास आज़ादी मिली 1965 में, तथा भारत यहाँ पर अपना जो दूतावास स्थापित करता है वो 1972 में स्थापित करता है। अनवरत भारत के संबंध इससे अच्छे चले आ रहे थे। चीन यहाँ पर 2011 में अपना दूतावास स्थापित करता है, लेकिन आज मालदीव में चीन भारत को प्रतिस्थापित कर चुका है। वह अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यह पूछा जाता है, इसके माध्यम से हिंद महासागर में स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति चला रहा है। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स आप याद रखेंगे। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मतलब ये है मोतियों की माला, यानी भारत के आसपास हिंद महासागर में जितने भी द्वीप हैं, यहाँ पर चीन अपने निवेश के माध्यम से इंफ्रा आदि में भारत को घेरने की नीति बनाया हुआ है। तो यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से मालदीव में अपने भारी निवेश किया हुआ है। तो ये जो मुइज़्ज़ू जी वहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं, ये इब्राहिम सोलेह को हराए हैं। तो इब्राहिम सोलेह भारत के पक्षधर थे और ये चीन के पक्षधर हैं। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण पक्ष देखें तो भारत ने वहाँ पर, ये जो मालदीव है, यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ के विभिन्न द्वीपों पर पानी की सप्लाई, साफ सफाई, पुलों का निर्माण, कॉन्फ्रेंस और कम्युनिटी हॉल, बहुत सारे विनिर्माण करवाया हुआ है। और भारत वहाँ पर प्रधानमंत्री जी गए तो एक हुकरू में वहाँ मस्जिद है, तो उस मस्जिद वह मूंगा की चट्टानों से बनी है, मूंगा के पत्थरों से बनी है। उसके पुनर्निर्माण में भारत ने अपने योगदान की बात की। और ब्लू इकोनॉमी को लेकर के भारत, यानी जो समुद्र की अर्थव्यवस्था है, ब्लू इकोनॉमी को लेकर के भारत चीन मालदीव के साथ मिलकर के अच्छा कार्य कर रहा था। लेकिन अब आगे के समीकरण क्या होंगे तो वो चीन के साथ अच्छे होंगे। भारत से थोड़ी सी दूरी अवश्य ही बढ़ेगी मालदीव के साथ। भूगोल के कुछ प्रश्न बन सकते हैं कि यहाँ पर जो भारत का लक्षद्वीप है, वो वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा चैनल है जो अलग करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप और मालदीव को। तो मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो तीनों आप याद रखिएगा, एक 8 डिग्री चैनल, एक 9 डिग्री चैनल और एक 10 डिग्री चैनल। इन तीनों से निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है यह अंडमान और निकोबार को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। तो ये मालदीव के बारे में प्रश्न था। 2, 3, 4 और 5 तारीख के समाचार पत्रों से कुछ ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अब और आज के जो कुछ छूटे हुए करंट अफेयर्स हैं, इन्हें हम कल के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।